हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस वीडियो में। इससे पहली वीडियो में हम 68 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं फिज़िक्स के, तो बाकी के लेफ़्ट पार्ट जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। 69वां क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई व्यक्ति जो है मोटी या पतली आवाज़ मतलब होती है। जैसे बॉयज़ की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी मोटी होती है और गर्ल्स की पतली होती है। वो किसकी वजह से होती है? वो होती है आपकी तारत्व पिच की वजह से। ओके। 70 क्वेश्चन है कि किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। देखो, हवाई जहाज़ जब जिस टाइम उड़ान भर रहा होता है तो उस टाइम बहुत तेज़ वॉल्यूम में जो है नॉइज़ क्रिएट होता है और इसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण बोला है ना, क्योंकि ध्वनि तो आवाज़ है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, इसलिए उसको ध्वनि प्रदूषण करने में वो बहुत मेन रोल निभाता है। 71 क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। तो ध्रुवण जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है। 72 क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। तो 1/10 सेकेंड तक आपको कोई भी चीज़ सुनाई देती है। हम बोलते हैं ना कि क्या कहा, उसके बाद हमें खुद ही पता चल जाता है कि क्या कहा था उसने, है। तो वो इसी वजह से होता है कि 1/10 सेकेंड के लिए आपके कान में वो चीज़ घूमती रहती है। 73 क्वेश्चन है और ये ध्वनि और जो आपका प्रकाश का है ये अच्छे से करना है क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि 72 ध्वनि का प्रभाव हो गया। 73 देखते हैं। ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि मतलब क्या क्या क्या, मतलब आपको एक ही जो वर्ड 3-4 बार रिपीट होता रहता है, तो परावर्तन की वो जाके टकरा के वापस आ रही होती है, इसलिए हमें वो रिपीटिशन दिखाई देता है। 74 है कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए। तो 56 फीट दूर रहना चाहिए। मतलब ये व्यक्ति है, इसको जो है यहाँ से मतलब 56 फीट की जो है दूरी होनी चाहिए। तो उसको अपनी ही वॉइस जो है अच्छे से परावर्तन के बाद, जैसे मैंने बोला क्या, तो वो 56 फीट की दूरी से अगर वो टकरा के आएगी तब मुझे वो पूरा प्रॉपर सुनाई देगा। क्या दोबारा से रिपीट होगा। जैसे पहाड़ों पे चिल्लाते हैं ना, क्या क्या क्या, बहुत दूर दूर तक आवाज़ जाती है, वैसे वाला। 75 क्वेश्चन है कि स्टेटोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डॉक्टर के पास होता है ना, उसमें तो परावर्तन के सिद्धांत पे वो काम कर रहा होता है, वॉल्यूम को बढ़ा देता है वो। 76 है कि पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तथा तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा किस कारण से होता है। ये डॉपलर के प्रभाव से होता है। डॉपलर का प्रभाव क्या कहता है कि कोई, जैसे ये ट्रेन है, ये पटरी है और पटरी पे एक ट्रेन आ रही है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो ये जो है, ये जब ट्रेन यहाँ होगी तो इसकी वॉल्यूम कम होगी, जैसे जैसे पास आएगी इसकी वॉल्यूम जो है बढ़ती जाती है। ये आपने खुद फील कर रखा होगा, है ना। तो ये जो स्पीड बढ़ती है वॉल्यूम की और ट्रेन के जाने के बाद उसकी जो सुनाई देने की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती है, तो उसको ही हम बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। ओके, याद रखना है। 77 क्वेश्चन है कि किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। अवरक्त तरंग का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। 78 क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर से है तो वायु की चाल कितनी होगी। तो ये होगी 664 मीटर पर सेकेंड। 79 क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। लोहे में सबसे ज़्यादा होगी। और आपने पूछा था कि MCQ आएंगे कि नहीं, तो देखो वो नहीं आएंगे, आप में इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं देगा आपको। MCQ तो बड़े लेवल का हो जाता है तब आता है, अभी नहीं आएगा। ओके, तो जो नॉर्मल फिज़िक्स है वही करना है आपको कवर। 79 क्वेश्चन है कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो वो लोहे पर होती है। 80 क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो सोनोग्राफी है, जिसमें कि पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। 81 क्वेश्चन, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे मतलब ध्वनि के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत होती है। इसलिए चांद पे माध्यम नहीं है, इसलिए चांद पे हमें अपनी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती। ओके, तो ध्वनि के लिए मीडियम की ज़रूरत है। प्रकाश के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रकाश जो है सूरज से आ रहा होता है ना, सन, और बीच में यहाँ कोई मीडियम नहीं है, तो वो आ जाएगा। लेकिन वही ध्वनि है वो, उसको मीडियम की ज़रूरत होती है। बिना मीडियम से टकराए वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 की वह उपकरण जो ध्वनि के तरंगों की पहचान एवं ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो कहलाता है सोनार। उसको क्या कहते हैं? सोनार। 83 क्वेश्चन है एक प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। ओके, प्रकाश जो अनुप्रस्थ होता है और जो ध्वनि है वो अनुदैर्घ्य होती है। ओके, प्रकाश अनुप्रस्थ, ऐसे याद करो। प्रकाश है, प्रकाश में देखो ये है ऐसे वाली प्रा आ रहा है, प्रा वाला, और अनुप्रस्थ में भी प्रा आ रहा है। ओके, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, अनुप्रस्थ और प्रश, और उसका है ध्वनि का जो हो जाएगा वो अनुदैर्घ्य हो जाएगा। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन के प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? वो हाइगेंस ने इसके सिद्धांत को दिया है। 85 क्वेश्चन है कि किस घटना के आधार पर बोल रहा है कि किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? वो ध्रुवण के आधार पर होती है। 86 क्वेश्चन है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की है। 87 क्वेश्चन किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? वो ग्रैमाल्डी ने बताया है। 88 है कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण। 89 कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। 90 क्वेश्चन है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। ओके, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकेंड ओनली। 101 है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 102 क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति होती है 3 गुना 108 मीटर पर सेकेंड। 103 क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वो किरीट होता है। किरीट में बताया था कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये किरीट है। ये चंद्रमा आ गया और जो बाकी पार्ट दिखाई दे रहा है आपको वही होता है किरीट, जिससे कि रोशनी निकल रही होती है। उसके बाद 104 क्वेश्चन है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ दिखेगा? वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है अपनी पोजीशन से। फिर 105 है कि पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? यही प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो आपको दिखाई देगा पानी में जो छड़ी है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखेगी, ऐसे यहाँ इस वाली पोजीशन में दिखाई देती है। ओके, उसके बाद है कि 106 है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? ये प्रकीर्णन के कारण। ये सब 10th क्लास में है आपके। 107 क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल किसके कारण होता है? वो प्रकीर्णन के कारण होता है आसमान लाल। याद रखना ये जो कीवर्ड्स हैं। 108 है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? वो बैंगनी रंग का होता है। मतलब ऐसे याद करना है, बैजानी हपीनाला विबग्योर करके आपने याद किया होगा ना। तो बैंगनी सबसे पहले आता है, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा बिखर जाता है कलर। और वैसे बैगनी, जामुनी, नीला, बैजानी, ह से हरा, पा से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। लाल सबसे लास्ट में आ रहा है, इसलिए वो उसका जो कटिंग होती है वो पहले नहीं होती, वो मतलब फैलता नहीं है, इसलिए जो भी सिग्नल हैं वो रेड लाइट होती है सिग्नल्स पे, है ना, ताकि वो दूर से दिखाई दे। और सबसे ज़्यादा कौन सा रंग जब विक्षेपण हो जाता है वो बैंगनी है। 109 क्वेश्चन है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीली बालू ध्रुतिहीन दिखाई देती है? इसका कारण है परावर्तन। देखो आपने देखा होगा बालू में भी हल्की सी चमक होती है, वो किस वजह से होती है? परावर्तन के कारण। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे था। उसके बाद है कि पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? वो है समतल दर्पण का यूज होता है। 102 क्वेश्चन है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। 103 क्वेश्चन है पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए, मतलब कि ये आपकी कार है, ओके, ये कार है आपकी सामने से और यहाँ पे लगे हैं हेड, वो शीशे लगे हैं, तो बोला है कि आपको पीछे का जो है एरिया देखना है। देखने के लिए ऑटोमोबाइल के किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हेडलाइट नहीं होगा, ये साइड में जो साइड मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं? वो उत्तल
लेंस के बने होते हैं, उत्तल दर्पण के बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो परावलयिक मतलब कि अवतल। ओके, अवतल जो होता है वो हेडलाइट में होता है। हेडलाइट मतलब कि आप जैसे कार देखते हैं, ये कार है, इसके जो हेडलाइट होती है ना, यहाँ पे लाइट होती है, उस पे जो है अवतल लेंस मतलब दर्पण लगा होता है। फिर कार चलाते समय पीछे की साइड देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ होता है। 106 क्वेश्चन है कि मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपकी आइज़ है वो कैसा प्रतिबिंब बना रही होती है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। मतलब आपकी आइज़ जो है ना, इसको हर चीज़ जो है उल्टी दिख रही होती है। जैसे ये चीज़ ऐसी है, मतलब कि ये चीज़ उल्टी है, जैसे ये उल्टा पिक्चर है, तो आइज़ को वो कैसा दिखाई देगा? फिर यहाँ पे ऐसे सीधा दिखाई देता है। सॉरी, ये गलत बन रहा है पिक्चर। जैसे ये उल्टा है तो इसको ऐसे सीधा दिखेगा। ओके, तो हमेशा, और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इसलिए वो फिर हमें सीधा दिखाई देता है, वरना इमेज हमें उल्टी दिखाई देती है। 107 क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। मतलब दो अगर दर्पण लगा दोगे आप, उसके बीच कोई वस्तु रख दोगे तो अनंत तक दिखाई देगी। इसमें भी दिखाई देगी पिक्चर, इसमें भी पिक्चर दिखाई देगी, और वो दूर तक दिखाई देगी। 108 क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों को 60 डिग्री एंगल पर आनत है, मतलब 60 डिग्री के एंगल पर रखा है, तो उसके बीच खड़ा जो प्रतिबिंब है वो कितने दिखाई देंगे? वो 5 दिखाई देंगे। तो ये वाला तो वैसे आपसे नहीं पूछेगा कि कितने प्रतिबिंब दिखेंगे कितने नहीं दिखेंगे, तो इस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। 109 क्वेश्चन है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज हैं? ये समांतर किरणपुंज हैं। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की इकाई है। 111 क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? 7। बैजानी, हपीनाला, बैगनी, जामनी, ये सब जो विबग्योर है ना, उन्हीं से बने 7 कलर्स होते हैं उसमें। 112 क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो वो लाल का होता है। क्यों? क्योंकि लाल जो है दूर से दिखाई देता है, तरंग दैर्घ्य इसका ज़्यादा है, ये जल्दी टूटता नहीं है। ओके, उसके बाद आता है आपका 113 क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। 114, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी का आकाश किस तरह का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? वो फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। कैमरे में कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो वो रेटिना पर बनाती है। मतलब आपकी जो भी इमेज है वो कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। 118 क्वेश्चन, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? आइरिस। आइरिस जो होता है वो डिसाइड करता है कि कितना प्रकाश आपकी आइज़ के अंदर डालना है कि आपको जो वो इमेज है वो ठीक से दिखाई दे। जब आप देखते हो ना, अंधेरे कमरे में जाते हैं अचानक से लाइट से, तो आँखों का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। वो सब आइरिस डिसाइड करता है कि कितना लाइट को आपके आँखों में डालना है। और नेत्रदान में दाता जो है आँख के किस हिस्से का प्रतिरूपण करता है? वो कॉर्निया का करता है। 120 क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? कोई भी पिक्चर आपको सही देखनी है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आपकी आइज से होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि कौन सा दोष है? तो उसको निकट दृष्टि दोष है। देखो, जब दूर की वस्तु ना दिखाई दे तो निकट आ जाएगा, निकट दृष्टि दोष है, और जब पास की वस्तु ना दिखाई दे तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ओके, अपोजिट रहता है हमेशा। जैसे 122 क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति का चश्मा जो है कैसा होगा? वो उत्तल लेंस लगाएगा। 123 क्वेश्चन, चश्मा प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना होगा? तो चश्मा पहन के ही करना होगा, ये ना कि आप उसमें देखने जा रहे हो और आप चश्मा हटा दो तो दिखाई नहीं देगा आपको। 124 है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि। ये एक बार जो है आपको पढ़ लेना है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, क्योंकि आसान टॉपिक है
और इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। 125 है कि घड़ी साज घड़ी की बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आवर्धक लेंस का। दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशिकीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 127 क्वेश्चन है कि तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में। 128 क्वेश्चन, कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरण। 29 क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका आंसर है नीला और लाल। 130 क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परितत्य प्रभावित होंगे? तो केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। तो ये 130 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बताना। ओके, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय।